हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग काफी अच्छे और मस्त होंगे। आज का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, कक्षा 10th का। इसके जितने भी चैप्टर आप देखेंगे ये क्या है, न्यू एनसीईआरटी का है, क्योंकि ये प्रश्नावली 1.2 में है। ये सारे उदाहरण आप जो देख रहे हो सारे प्रश्नावली 1.2 में मिलेंगे, लेकिन हम जो करेंगे ये प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण है, क्योंकि ये न्यू एनसीईआरटी है। तो चलिए इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जितने भी कराऊंगी ये सारे के सारे उदाहरण हैं और प्रश्नावली 1.1 भी आ जाएगा बहुत जल्दी। इसका जो उदाहरण है देखते हैं। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्रकृत संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 स्क्वायर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। आपको ये बताना है कि जो 4 है हमारा 4 स्क्वायर n, अगर ये संख्या, क्या हम इस संख्या को 0 पर समाप्त कर सकते हैं? तो देख लेते हैं इसको 0 पर समाप्त कर सकते हैं यानी, क्योंकि देखो कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होगी तो उसमें एक कंडीशन होता है कि वो जब भी 0 पर समाप्त होगी संख्या तो वो तो या तो 2 का स्क्वायर आएगा या फिर 5 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर अगर आता है तब जाके वो संख्या हमारा क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा। तो हमें क्या बताया यहाँ पर 4n, क्या 4 हमारे 4 में जो है 2 का स्क्वायर m और 5 के स्क्वायर n के रूप में आता है। अगर इसके रूप में आएगा तो वो 0 पर समाप्त होगा, अगर इसके रूप में नहीं आएगा तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। जैसा कि मैंने लिखा है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का स्क्वायर m और 5 के स्क्वायर n के रूप में आना चाहिए। जैसे हम 4 का फैक्टर करते हैं, तो 4 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 के स्क्वायर रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्या हुआ, 2 के स्क्वायर m के रूप में आ गया, लेकिन गुने में 5 के स्क्वायर n के रूप में नहीं आया। अगर इसके रूप में आया होता तो हम क्या करते, ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। लेकिन ये जो हमारा 2 के स्क्वायर के रूप में आया लेकिन 5 के स्क्वायर के रूप में नहीं आया, इसीलिए ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। जैसे क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 स्क्वायर m और 5 स्क्वायर n के रूप का नहीं है, इसीलिए 4n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये जो हमारा 6 और 20, इसका क्या करना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 6 को हम 6 का फैक्टर करते हैं हम। अगर 6 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6 और फिर क्या कटेगा, 3 एकम 3। और 20 का फैक्टर करेंगे तो हम क्या आएगा 20, तो ये कटेगा 2 से 2 दहा 10 और फिर 2 पचे 10, फिर कटेगा ये 5 से 5 एकम 5। तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन संख्या आती है वो हमारा होता है एचसीएफ। तो इसमें हमारा कॉमन क्या है, जैसे इसमें से देखते हैं 2, ये 2 और ये 2, ये दोनों कॉमन है क्योंकि दोनों में आ रहा है, तो ये हमारा हो गया एचसीएफ, 2 लिख देंगे। और इसके बाद देखेंगे और कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रही है, तो उसके बाद 3 इसमें है, क्या इसमें 3 है, नहीं इसमें 3 नहीं है, तो ये हमारा एचसीएफ नहीं होगा। इसमें 2 है लेकिन और 2 इसमें नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। 5 भी नहीं है इसमें, दोनों में, इसमें है 1, दोनों में 1 क्या है, कॉमन है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 को गुना करेंगे 1 से, क्या आएगा हमारा 2, तो ये हमारा 2 आ गया एचसीएफ। और एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, जो संख्या हमने कॉमन लिया है उसको एक बार, और जो संख्या नहीं लिया है उस सबको लिख दो एक बार। जैसे कॉमन क्या आया हमारे पास, 2 गुने 1, ये कॉमन आया है। अब जो संख्या मैच नहीं किया है उसको लिखेंगे। 3 हमारा मैच नहीं किया है, 3 लिख देंगे। गुने में ये 2 मैच नहीं किया, इसको लिख देंगे। फिर गुने में ये 5 मैच नहीं किया, इसको लिख देंगे। और इन सब को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो कर देते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बचे 60, तो ये क्या हो गया 60, हमारा आंसर निकल गया। एचसीएफ हमारा 2 आया और एलसीएम हमारा 60 आ गया। अब इसका तीसरा उदाहरण करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करते हैं, पहले 96 का फैक्टर करते हैं। तो 96 का करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 2 चौके 8
और 2 8 16। फिर ये किससे कटेगा, 2 से ही कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ये हमारा कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 12 किससे लगेगा, 12 भी 2 से ही लगेगा, 2 छक 12। फिर ये 2 से लगेगा, 2 3 6 और 3 लगेगा हमारा सिर्फ 3 से, 3 एकम 3। अब इसका 404 का फैक्टर कर लेते हैं, 404। ये 2 से लगेगा, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4। ये हमारा ये भी लग जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये 101 किससे लगेगा, ये 101 किसी से नहीं लगेगा। तो अब क्या हमें करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, हम दोनों में जो संख्या कॉमन है उसको ले लेंगे, जो मैच कर रहा है वो संख्या ले लेंगे। तो इसमें से अगर हम ये 2 ले लेते हैं, ये 2 और ये 2 ले लिए, हमारे पास 2 आ गया। फिर इस 2 को और इस 2 को ले लेते हैं, ये दोनों मैच कर रहा है, दोनों में आ रहा है, तो गुने में फिर से 2 लिख लेते हैं। अब कोई संख्या मैच करेगा, नहीं करेगा। इसमें 101 है, इसमें 101 नहीं है, ये मैच नहीं करेगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, बस इतना ही। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 2 दूनी 4। हमारा एचसीएफ 4 आ गया। अगर आप इसका एलसीएम ज्ञात करना चाहो, तो ये जो संख्या हमने कॉमन लिया इसको कॉमन कर लो, और बाकी संख्या जो हमने नहीं लिया है उन सबको लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आ जाएगा एलसीएम। अब इसका फोर्थ देखते हैं, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो क्या करेंगे, इन तीनों का पहले हम फैक्टर करेंगे। तो पहले 6 का करते हैं, तो 6 का करेंगे, किससे कटेगा, 2 3 6। फिर ये कटेगा 3 से, 3 एकम 3। अब 72 किससे लगेगा, 72 भी हमारा 2 से लगेगा, 2 3 6 और 2 छक 12। फिर ये 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 8 16। ये हमारा किससे कटेगा, 2 से ही कट जाएगा, 2 निम 18। अब ये 9 किससे लगेगा, ये 3 से लगेगा, 3 तिया 9। अब ये 3 ये लगेगा हमारा 3 से, 3 एकम 3। अब 120 का फैक्टर करते हैं, 120 ये भी हमारा लगेगा 2 से, 2 छक 12 0। फिर 2 से लगेगा, 2 3 6 0। फिर लगेगा 2 से, 15 दूनी 30। अब ये 15 कटेगा हमारा 3 से, 3 5 15 और 5 एकम 5। इन तीनों में हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास 3 डिजिट है, तो तीनों में क्या करेंगे, तीनों में कॉमन देखेंगे, इन तीनों में कॉमन क्या है। तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इन सबको क्या करेंगे, हम एचसीएफ लिख लेंगे। तीनों को हमने तीनों में से एक उठा लिया, एचसीएफ लिख लिया। अब देखते हैं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये तीनों में कॉमन आ गया, तो इसको भी हम ले लेते हैं एचसीएफ। ये 3, ये 3 और ये 3, तीनों को हमने ले लिया एचसीएफ। अब क्या एक तो खत्म हो गया, तो क्या इन दोनों में कॉमन नहीं देखेंगे, इन दोनों में भी हम कॉमन देखेंगे। इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको भी हम लिखेंगे एचसीएफ के रूप में। तो अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, क्या हमारे पास ये 2 और ये 2, ये भी कॉमन आ रहा है, इसको भी लिख देंगे गुने में 2। फिर ये भी कॉमन आ रहा है 2 और 2, ये भी 2 कॉमन हो गया, तो इसको भी लिख देंगे गुने में 2। और कोई संख्या कॉमन आ रही है, 5 है और इसमें 3 है और सब में 1 1 है। तो अब कोई कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको इतने को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एचसीएफ होगा ये। तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 24 आ गया हमारा एचसीएफ। तो अब क्या करेंगे, जो संख्या मैच हो गया है उसको लिखेंगे एक बार, और जो संख्या मैच नहीं हुआ उस संख्या को लिख लेंगे एलसीएम में। तो हमारा जो मैच हुआ है, जैसे 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2, और गुने में क्या लेंगे, ये 3 और ये 5, गुने में 3 गुने में 5। तब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, वो आ जाएगा हमारा एलसीएम। ये आ गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 और 5 दिया 15, 15 5 का 20,
5 दूनी 10, 11 12, 4 2 0 6 3, 360। 360 अगर हमारा आ गया एलसीएम। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन, भी हमने काफी अच्छे से समझ लिया। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते क्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये बताना है कि जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है, उसे सिद्ध करना है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कभी भी कि अपरिमेय संख्या उसे सिद्ध कीजिए, तो आपको क्या करना है कि उसका उल्टा मान लेना है। अगर वो संख्या जैसे ये अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसका परिमेय मान लेंगे। अगर परिमेय में सारा सही आ जाता है तो हमारा परिमेय संख्या का, लेकिन वो परिमेय प्रूफ नहीं होता तो क्या होगा, डेफिनेटली अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसको हम मानेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। पहले हम ये मानेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर आप मान लेते हो कि √3 एक परिमेय संख्या है तो आप क्या करोगे, उसे p/q के रूप में लिखोगे। तो क्या करेंगे हम इसको, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए √3 बटे में 1 बराबर में p/q। क्योंकि जो हमारा √3 है इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब हमने इसे परिमेय मान लिया तो p/q के रूप में लिखेंगे और क्या होगा, p और q का HCF क्या होगा, हमारा HCF 1 होना चाहिए। तब जाके हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा और जहां q ≠ 0 ये कंडीशन होगा तब जाके वो संख्या परिमेय संख्या होगी। तो हमने ये बता दिया कि p और q का जब हम HCF निकाले तो HCF 1 आना चाहिए और q हमारा ≠ 0 होना चाहिए, q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारे क्या हुआ, एक परिमेय संख्या। तो हमने √3 को एक परिमेय संख्या माना है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले p को करेंगे तो क्या आएगा हमारा p बराबर में, और 3 को करेंगे q से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 3² q, √3 q आ जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड ये p को भी और √3 q को भी हम वर्ग करेंगे। p को स्क्वायर में डालते हैं और बराबर में √3 q स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर के रूप में डाल दिया हमने। और जब p है हमारा p² बराबर जो 3q का मतलब क्या हुआ, अगर ये स्क्वायर में है तो इसका मतलब ये हुआ जो 3q है 2 बार गुना हो रहा है। जैसे बताती हूँ, यहाँ पर आपको 3q स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे 3q गुने में 3q, इसका मतलब यही हुआ ना जब स्क्वायर है। तो अगर इन दोनों का अगर हम गुना करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, √ से √ कट जाएगा तो 3q² आ जाएगा हमारे पास जब गुना करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3q²। जब ये लिख दिया हमने 3q², तो अगर जैसे यहाँ पर ये है p² बराबर में 3q², तो जो ये 3 है अगर ये इधर आता है, जैसे ये मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम इसे इधर लेंगे q² क्या आएगा बटे में 3 बराबर में q², यही आएगा ना हमारे पास। तो ये क्या हुआ, जो p है वो p 3 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि ये 3 बटे में आ गया। तो क्या है, p हमारा 3 से विभाजित हो रहा है और p² भी 3 से विभाजित हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर p² 3 से विभाजित हो रहा है। इसलिए अब देखो p² अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो हमारा p भी 3 से विभाजित होगा। जब स्क्वायर में मान जाओ 9 है, ठीक, बटे में 3,
अगर 3 को हम काटते हैं 3 आ जाएगा हमारे पास, तो 3/1 जो ये 3 है, 3 विभाजित हुआ 9 से, तो ये 3 फिर से भी तो 3 से विभाजित हो जाएगा। सेम वैसे अगर ये स्क्वायर में है तो ये जो 3 है ये p को विभाजित कर रहा है, तो p स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। तो वैसे हमने लिख दिया यहाँ पर कि p स्क्वायर 3 से विभाजित है। तो अब लिखेंगे हमारा p भी 3 से विभाजित है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब लिखेंगे p बराबर 3m रखने पर, देखो कोई भी अगर अपरिमेय वाला संख्या आता है, इतना आप करने के बाद आप उसके बराबर में 3m 3x 3y जो भी संख्या है, अगर 5 है तो 5y, 5 है तो 5x रख दो, कुछ भी रखने पर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास समीकरण 1 में p बराबर 3m रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, p स्क्वायर बराबर में 3q स्क्वायर, तो हमें क्या रखना है, p बराबर में 3m रखना है। तो हमारा p स्क्वायर है तो इसके बराबर में हम क्या रखेंगे 3m स्क्वायर और 3q स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर है, तो अगर 3q जो 3m जो स्क्वायर है इसको हम क्या करेंगे 9 कर देंगे, 9m स्क्वायर बराबर में 3q स्क्वायर। तो ये क्या होगा हमारा, कटेगा 3 तिया 9, ये हमारे पास आ गया 3m स्क्वायर बराबर में q स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हुआ समीकरण 2। तो इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हुआ 3m स्क्वायर है और बराबर में q स्क्वायर है, जब ये m है अगर ये इधर आता है, सॉरी 3 है जो है उधर जाएगा, तो क्या होगा बटे में आ जाएगा q स्क्वायर बटे में 3। इसको भी हम क्या लिखेंगे, जो q है 3 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसीलिए जो हमारा q भी है q 3 से विभाजित है, 3q से विभाजित है। अब क्या हुआ देखो, दोनों में क्या हुआ, दोनों कंडीशन में हमारा जो है p और q दोनों में एचसीएफ हमारा 3 आ रहा है। यहाँ पर हमने कंडीशन रखा है कि एचसीएफ अगर हम निकाले तो हमारा एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो दोनों में समीकरण यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में एचसीएफ नॉट इक्वल टू 1 है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये सिद्ध होता है कि हमने जो कल्पना किया था वो कल्पना गलत है। तो हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इससे हमारा ये सिद्ध हो गया कि जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उसमें देखो एचसीएफ तो 1 आया नहीं नोट, और जो हमारे एचसीएफ जब 1 नहीं आया, दोनों कंडीशन में एचसीएफ हमारा 3 आ रहा है, तो क्या हुआ वो जब सिद्ध हुआ कि अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जब परिमेय नहीं निकल पाया तो क्या होगा अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इससे क्या हुआ, हमने जो कल्पना किया था कि हमने मान लिया था वो परिमेय संख्या, तो कल्पना गलत हुआ। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि √3 जो है एक परिमेय संख्या है। अब इसका 6th क्वेश्चन देखते हैं कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये मानेंगे कि माना ये संख्या जो है हमारा परिमेय संख्या है।
तो लिखेंगे माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये संख्या हमारी परिमेय संख्या तो हम इसको क्या लिखेंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर में p बाई क्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, q हमारा नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q का जब हम HCF निकाले तो हमारा HCF क्या आना चाहिए, 1। जितना भी हमने लिखा था पीछे वो लिख देना। HCF इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 5 है 5 को हम इधर करेंगे, जैसे अंडर रूट 3 बराबर p बाई क्यू, और ये प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस का 5। अगर हम यहाँ पर जो माइनस है, माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो माइनस में हो प्लस में, जो प्लस में हो माइनस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अंडर रूट 3 प्लस में आ जाएगा, बराबर 5 को हम इधर 5 प्लस में आ गया, और p हमारा प्लस में तो वो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, p बाई क्यू। अब देखो जो अंडर रूट 3 है वो हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और 5 p बाई क्यू ये क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, क्योंकि देखो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो हम ये लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है। 5 माइनस अंडर रूट 3 एक, इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध होता है। अब इसका 7वां देखते हैं। दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको भी क्या करेंगे, परिमेय के रूप में मानेंगे। लिखेंगे कल्पना किया कि 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये हमारा परिमेय संख्या था, हम इसको क्या लिखेंगे, p बाई क्यू के रूप में। इसलिए 3 अंडर रूट 2 बराबर p बाई क्यू, और q नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q का HCF हमारा आना चाहिए 1। और जो 3 है हमारा इधर क्या है, हमारा गुने में, तो हम उसको उधर क्या करेंगे, डिवाइड में। अंडर रूट 2 बराबर p बाय 3q। तो हमारा ये क्या है, 2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये जो संख्या है हमारा एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1.1 के सारे उदाहरण कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के साथ।